हेलो बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा के हमारे अतीत भाग 2 पुस्तक के पाठ 6 से 10 तक के एमसीक्यूज यानी छोटे प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम पाठ 6 जिसका नाम है नगर, व्यापारी और शिल्पीजन, इसके छोटे प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चोल राजाओं की राजधानी का क्या नाम था? तंजावुर। अगला प्रश्न है, तंजावुर किस नदी पर स्थित था? कावेरी नदी पर, जो 12 के 12 महीने बहती रहती है। अगला प्रश्न था, राजराजेश्वर मंदिर किस राजा ने बनवाया? तो वो बनवाया था राजा राजराज चोल ने। 11वीं शताब्दी में ये बनवाया गया था और इसके वास्तुकार थे कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। इसने अपना नाम मंदिर में एक स्थान पर उत्कीर्ण कर रखा था। प्रश्न 4 है, उत्तम कांस्य मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बनाने वाले मूर्तिकार कहाँ रहते थे? तो ये स्वामी मलाई में। 5वां प्रश्न है, कांसा कौन कौन सी धातु से मिलकर बनती है? तो वो तांबे और रांगे यानी टिन के मेल से। 6ठा प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी कहाँ थी? अजमेर में। प्रश्न 7, कौन से नगर तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुए? तो वो थे वृंदावन यूपी में और तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु में। 8वां प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती कहाँ आकर बसे? अजमेर में, और ये एक सूफी संत थे। प्रश्न 9 है, 2 प्रमुख व्यापार संघों के नाम बताओ जो दक्षिण भारत के हैं। तो वो हैं मणिग्रामम और नानादेशी। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले कौन कौन से थे? तो ये मसाले थे काली मिर्च, दालचीनी, जायफल और सौंठ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े 2 नगरों के नाम बताओ। वो हैं काबुल और कांधार। और काबुल जो है वो घोड़ों के व्यापार का भी प्रमुख केंद्र था। प्रश्न 12 है, काबुल से कौन सी चीज़ें ऊँटों पर लादकर उपमहाद्वीप में तथा अन्य भागों में बेचते थे? तो ये चीज़ें थीं मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताज़ा फल। प्रश्न 13 है, कहाँ के शिल्पकार तांबे व चांदी की जड़ाई का काम करने के लिए प्रसिद्ध थे? बीदर के, और इसी कारण इस शिल्प का नाम भी बीदरी पड़ा। अगला प्रश्न है, पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय में कौन कौन लोग शामिल थे? सुनार, कसेरे यानी बर्तन बनाने वाले, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई। अगला प्रश्न है, हम्पी नगर कहाँ स्थित था? कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों की घाटियों में। प्रश्न 16, ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता था क्या कहलाता था? वाणिज्य केंद्र। प्रश्न 17, ऐसा दस्तावेज जिसमें व्यक्ति जमा की गई राशि या रकम दर्ज रहती है वो क्या कहलाता है? हुंडी। 18वां प्रश्न है, मक्का का प्रस्थान द्वार कौन से नगर को कहा जाता था? तो वो सूरत। 19वां प्रश्न, सूरत से जारी की गई हुंडियों को कहाँ कहाँ के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी? काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम के एंटवर्प में। 20वां प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय 1668 में कहाँ खोला? तो बंबई में। प्रश्न 20 है, मसूलीपट्टनम या इसी का दूसरा नाम है मछलीपट्टनम नगर कहाँ स्थित है? कृष्णा नदी के डेल्टा पर। 22वां प्रश्न है, कौन से 2 देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण करना चाहती थी? हॉलैंड और इंग्लैंड की। मसूलीपट्टनम का किला किन्होंने बनवाया? हॉलैंड वासियों ने। और अगर इसके पतन की बात की जाए तो 18वीं शताब्दी में इसका पतन हो गया। 24वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त व्यापारी को क्या कहा जाता था? गुमाश्ता। 25वां प्रश्न है, मीर जुमला कौन था? गोलकुंडा का प्रतिनिधि सूबेदार। 26वां प्रश्न, गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? मुगल बादशाह औरंगजेब ने। 27वां प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में कौन कौन से नगरों का विकास हुआ? बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास। 28वां प्रश्न, यूरोपीय कंपनियों ने देशी व्यापारियों और शिल्पकारों को कहाँ तक सीमित कर दिया? ब्लैक टाउन्स में, यानी ये लोग ब्लैक टाउन्स में रहते थे। अगला प्रश्न है, गोरे शासक स्वयं कहाँ निवास करते थे? तो वो मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज तथा कलकत्ता के फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में। प्रश्न 30, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में, कालीकट में और
आया किस लिए था ये? मसालों की खोज में। अगला प्रश्न है, भारत पहुंचने का रास्ता खोजने निकला एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में कहाँ पहुंच गया? वेस्ट इंडीज के तट पर। 32वां प्रश्न है, चोल काल में लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग किसके निर्माण में करते थे? कांस्य मूर्तियों के निर्माण में। 33वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के बाजारों में मूरा शब्द किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मूरो शब्द जो था वो मुस्लिम सौदागरों के लिए प्रसिद्ध था और केरल के जो सौदागर थे उनके लिए चेटी शब्द प्रसिद्ध था। 34वां प्रश्न है, प्रसिद्ध विठल मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। 35वां प्रश्न, प्रसिद्ध विरूपाक्ष यानी शिव मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी हम्पी में। 14वीं और 15वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद किस वस्तु का उत्पादन केंद्र बना? रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए केंद्र। 37वां प्रश्न है, 1565 ईस्वी में राक्षस तगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध दक्कन के किन किन सुल्तानों का गुट था? तो वो गुट था गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर में, बीदर के सुल्तानों का। अगला प्रश्न है, मंडप का संबंध किससे है? राजमहल से। और अंतिम प्रश्न है, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी था? विजयनगर का। इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अब हम पाठ 7 जिसका नाम है जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए लोग के एमसीक्यूज करते हैं। पहला प्रश्न है, 13वीं-14वीं सदी के दौरान पंजाब में कौन सी जनजाति प्रभावशाली थी? खोखर जनजाति। दूसरा प्रश्न है, जनजातीय समूह किस रूप में भूमि और चरागाहों पर नियंत्रण रखते थे? तो वे सामूहिक रूप में। प्रश्न 3 है, बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने किन पर आक्रमण करके हराया? चेरों पर। और कब? 1591 में। अब अगला है, सूची 1 और 2 का मिलान करना। सूची 1 में जातियां दी हैं, दूसरे में राज्य। खोखर जाति का संबंध पंजाब से है, अहोम का उत्तर पूर्वी भाग से, बलोच का उत्तर पश्चिमी और चेर का बिहार झारखंड से। प्रश्न 5 है, बंजारे लोग कौन होते थे? व्यापारी। और इनका जो कारवा होता था उसे टांडा कहा जाता था। 5वां प्रश्न है, गोंड राज्य के गढ़ कटंगा का वर्णन कौन सी पुस्तक में किया गया है? अकबरनामा, जो कि अबुल फजल ने लिखी थी। प्रश्न 6 है, गोंड लोग कहाँ निवास करते थे तथा क्या कार्य करते थे? गोंडवाना वन प्रदेश में निवास करते थे तथा वो स्थानांतरीय कृषि करते थे, यानी जगह बदल बदल कर कृषि करते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का क्रम लिखो। तो सबसे ऊपर राज्य, फिर गढ़, फिर चौरासी और फिर बरहोत। जो गढ़ था उसे गोंड कुल के नियंत्रण में रहता था और जो चौरासी है उसमें 84 गांव होते थे और बरहोत 12-12 गांव के होते थे। प्रश्न 8 है, अकबर के शासनकाल में 1565 में आसिफ खां मोहम्मद सेना लेकर गढ़ कटंगा पर हमला किया तो उसका सामना किससे हुआ? रानी दुर्गावती से। और रानी दुर्गावती के जो पति थे उनका नाम दलपत था और दलपत का जब निधन हुआ तो उनका पुत्र वीर नारायण केवल 5 वर्ष का था। 9वां प्रश्न है, गोंडवाना क्षेत्र के गढ़ कटंगा राज्य ने कौन से जानवर का निर्यात करके धन कमाया? हाथी का। 10वां प्रश्न है, अहोम जनजाति के लोग मूल रूप से कौन से देश के निवासी थे? म्यांमार यानी बर्मा के। 11वां प्रश्न है, ऐसी कौन सी जाति थी जिसने 1530 के दशक में आग्नेयास्त्रों का प्रयोग तथा 1660 तक आते आते बारूद और तोपों का निर्माण कर लिया? तो वो थी अहोम जनजाति। 12वां प्रश्न है, 1662 में मुगलों ने मीर जुमला के नेतृत्व में कौन से राज्य पर हमला किया? अहोम राज्य पर। अगला प्रश्न, अहोम राज्य में जिनसे जबरन काम लिया जाता था उसे क्या कहते थे? पाइक। अगला प्रश्न है, अहोम समाज में कुलों को क्या कहा जाता था? खेल। अगला प्रश्न है, अहोम भाषा में लिखी ऐतिहासिक कृति का नाम बताओ जिसे बाद में असमिया भाषा में लिखा गया हो। तो वो थी बुरंजी। 16वां प्रश्न, इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति कौन सी थी? मंगोल। अगला प्रश्न, मंगोल जनजाति कहाँ बसी हुई थी? मध्य एशिया के घास के मैदानों जिन्हें स्टेपी कहा जाता था तथा उत्तर प्रदेश के वन प्रांतों में। 18वां प्रश्न है, 1206 में चंगेज खां ने कौन सी जनजातियों को मिलाकर सैन्य दल बनाया? तो वो थी मंगोल और तुर्की जनजाति।
19वां प्रश्न है, कौन सी पुस्तक में इस बात का उल्लेख है कि गढ़ कटंगा में 70,000 गांव थे? अकबरनामा। 20वां प्रश्न है, वर्णों के भीतर पैदा हुई नई जातियां क्या कहलाती थी? श्रेणियां। और अंतिम प्रश्न है, सूची 1 का 2 से मिलान करना है। तो गढ़ 84, टांडा कारवा, श्रमिक पाइक, कुल खेल, शिवसिंह अहोम और दुर्गावती गढ़ कटंगा। इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अब हम पाठ 8 के, जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग, प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, 7वीं से 9वीं शताब्दियों में नैनार और अलवर भक्तों ने किस जगह धार्मिक आंदोलन चलाए? दक्षिण भारत में। नैनार और अलवर भक्तों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि भक्त किसके थे? नैनार जो थे वो शैव संत थे और अलवर जो थे वैष्णव संत थे। संख्या इनकी नैनार की 63 थी और अलवर भक्तों की संख्या 12 थी। जो प्रसिद्ध संत थे नैनार अपार, सबदर, सुंदरार, मणिक व सागार। और जो अलवार थे वो थे पैरी अलवार, इनकी पुत्री अंडाल, नमालवार और तोंडर डिपोडी। अगर इनके गीतों के संकलन की बात करें तो जो नैनार थे उनके संकलन थे तेरवरम और तिरुवाचकम, तथा जो अलवार भक्त थे उनके गीतों का संकलन दिव्य प्रबंधनम कहलाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, नैनार और अलवार कैसे संत थे? घुमक्कड़ साधु संत। प्रश्न 4 है, भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक शंकर यानी शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ और वे किस सिद्धांत के समर्थक थे? केरल में अद्वैतवाद के समर्थक। 5वां प्रश्न है, रामानुज 11वीं शताब्दी में जिनका जन्म हुआ था, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था और उन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में और इन्होंने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो था विशिष्टाद्वैत। अगला प्रश्न है, वीर शैव मत के समर्थक कौन कौन थे? बसवन्ना, अलम्मा प्रभु और अक्क महादेवी। 7वां प्रश्न है, वीर शैववाद आंदोलन कौन सी शताब्दी में तथा कहाँ शुरू हुआ? 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, 13वीं से 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में कौन कौन से संतों ने भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई। अभंग क्या है? मराठी भक्ति गीत। अगला प्रश्न है, नाथपंथी सिद्धाचार और योगी जनों के बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं? तो वो हैं, इन्होंने संसार का परित्याग का समर्थन किया, फिर है मोक्ष के लिए योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन के माध्यम से कठोर प्रशिक्षण पर बल दिया। ये समूह नीची जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए और इनके द्वारा गाई गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना में ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? पंढरपुर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम विद्वानों यानी उलेमा ने किस नाम से धार्मिक कानून बनाया? शरीयत। प्रश्न 13, इस्लाम ने किस वाद का दृढ़ता से पालन किया? एकेश्वरवाद का, यानी ईश्वर एक है। 14वां प्रश्न है, मध्य एशिया के महान सूफी संत कौन कौन थे? गज्जाली, रूमी और सादी। प्रश्न 15 है, सूफियों ने ओलिया या पीर की देखरेख में प्रशिक्षण की किन रीतियों का विकास किया? तो वो 3 थी, जिक्र यानी नाम का जप, चिंतन, समा यानी गाना और रक्स यानी नृत्य, नीति चर्चा और सांस पर नियंत्रण। इन रीतियों का विकास किया। प्रश्न 16 है, चिश्ती संप्रदाय सिलसिला के प्रमुख औलिया कौन कौन थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और बंदा नवाज गिसूदराज। 17वां प्रश्न है, सूफी संत खानकाहों का प्रयोग किस कार्य के लिए किया करते थे? तो सूफी संत इनमें निवास करते थे तथा आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। 18वां प्रश्न है, जलालुद्दीन रूमी कौन था? ये 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। 19वां प्रश्न है, 16वीं शताब्दी के मध्य में भक्ति संत चैतन्य देव किसकी भक्ति करते थे? राधा कृष्ण की।
आगे सूरदास और तुलसीदास के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं कि भक्ति कौन किसकी करता था। तुलसीदास राम की तो सूरदास कृष्ण की। भाषा की जहाँ तक बात है, तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा और सूरदास ने ब्रज भाषा में। रचना की इनकी बात करें तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी और सूरदास ने सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है, असम के शंकरदेव 15वीं सदी ने किसकी भक्ति पर बल दिया? विष्णु की भक्ति पर। पहले जो शंकर आए थे वो शंकराचार्य थे और ये जो हैं वो शंकरदेव हैं। विष्णु की भक्ति पर इन्होंने बल दिया और नाम घर की स्थापना की इन्होंने। तो नाम घर में क्या होता था? कविता पाठ तथा प्रार्थना गृह था, उसकी स्थापना की इन्होंने। अगला प्रश्न है, मीराबाई के गुरु कौन थे? रविदास। और मीराबाई का विवाह जो है 16वीं शताब्दी में भोजराज के साथ हुआ। भोजराज कौन था? मेवाड़ का राजकुमार। प्रश्न 23 है, कबीर का जन्म कौन सी सदी में हुआ तथा इनका पालन पोषण किसने किया? 15वीं 16वीं सदी में हुआ और बनारस के आसपास मुस्लिम जुलाहा परिवार ने इनका पालन पोषण किया। प्रश्न 24 है, गुरु नानक का जन्म कब व कहाँ हुआ? 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में इनका जन्म हुआ। गुरु नानक के अनुयायी लिंग भेद को भुलाकर सांझी रसोई में खाना खाते थे, उसका क्या नाम था? लंगर। 26वां प्रश्न है, 1539 में गुरु नानक ने अपनी मृत्यु से पूर्व किसे उत्तराधिकारी बना? लहणा को, जो कि बाद में गुरु अंगद के नाम से जाने गए। 27वां प्रश्न है, 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड का आदेश किसने दिया? मुगल सम्राट जहांगीर ने। 28वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था, जिसको खालसा पंथ कहा गया बाद में, का निर्माण कब किया? 1699 में। 29वां प्रश्न है, बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? मार्टिन लूथर ने, जो कि यूरोप का धर्म सुधारक था। 30वां प्रश्न है, सिखों के प्रसिद्ध ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किस लिपि में की गई? गुरुमुखी में। गुरु ग्रंथ साहिब गुरुमुखी। 31वां प्रश्न है, गुरु नानक ने अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए किन 3 शब्दों का प्रयोग किया? नाम, दान और स्नान। 32वां प्रश्न है, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों और गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया? शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर। अंतिम प्रश्न है, कबीर के उपदेश या भजन किन पुस्तकों में संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब, बीजक और पंचवाणी में। इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अब हम पाठ 9, जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, के प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया? मलयालम। दूसरा प्रश्न है, 14वीं सदी का ग्रंथ लीला तिलकम कौन सी शैली में लिखा गया है? मणिपरवालम। अगला प्रश्न है, मणिपरवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है? हीरा और मूंगा। यहाँ जो है मणिपरवालम 2 भाषाओं, एक तो संस्कृत और एक क्षेत्रीय भाषा, इन 2 भाषाओं का एक साथ प्रयोग करने पर संकेत दिया है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ जो कि मंदिर है कहाँ? उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी का। तो जगन्नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ बताएं। जगन्नाथ का अर्थ है दुनिया का मालिक, जो कि विष्णु का पर्यायवाची है। 5वां प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन ने कहाँ मंदिर बनवाया? पुरी में, पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए। 1230 में किस राजा ने अपना राजा पुरुषोत्तम जगन्नाथ को समर्पित करके स्वयं को उसका प्रतिनियुक्त घोषित किया? राजा अनंग भीम तृतीय ने। 7वां प्रश्न है, राजस्थान के राजपूतों की सूरवीर की कहानियां किन के द्वारा गाई जाती थी? चारण और भाटों द्वारा। 8वां प्रश्न है, कथक शब्द किस शब्द से निकला है? कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। 9वां प्रश्न है, राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता था? रासलीला। अगला प्रश्न है, 6 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में प्रसिद्ध है, कथकली केरल, उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर और कथक उत्तर भारत में। तो ये 6 शास्त्रीय नृत्य हैं। 11वां प्रश्न है, लघु चित्रों को
तौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित करते थे, परंतु प्राचीनतम लघु चित्र किस पर चित्रित करते थे? ताल पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर। अगला प्रश्न है चित्रकला, ये थोड़ा सा शब्द मिटा हुआ है। चित्रकला की बसोहली शैली कहाँ प्रसिद्ध थी? तो ये हिमाचल प्रदेश में। 13वां प्रश्न है किसके आक्रमण के कारण मुगल कलाकारों ने पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन किया? नादिर शाह के आक्रमण के कारण, और उसके आक्रमण हुए थे, उसने आक्रमण किया था 1739 में। 14वां प्रश्न है भानुदत्त की रसमंजरी कौन सी शैली में लिखी गई है? बसोहली शैली में। प्रश्न 15 है तमिल और उड़िया भाषा किस राज्य में बोली जाती हैं? तमिल तमिलनाडु में और उड़िया उड़ीसा में। 16वां प्रश्न है कथक कौन कौन से घरानों में फला फूला? जयपुर और लखनऊ। अगला प्रश्न है मुगल चित्रकला संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं महत्वपूर्ण, उनको याद करना है। अकबर जहांगीर शाहजहां ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया जो आरंभ में पांडुलिपियों को चित्रित करते थे, यानी जो किताबें लिखी जाती थी ना उनको पांडुलिपियां बोलते थे, और उनमें जो चित्र बनाए जाते थे उनको ये बनाते थे। अगला है पांडुलिपियों में दरबार के दृश्य, लड़ाई शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अगला प्रश्न है चित्रकला की कांगड़ा शैली किससे संबंधित थी? पहाड़ी लघु चित्रकला से। 19वां प्रश्न है कांगड़ा शैली की क्या विशेषता थी? इसकी विशेषता थी कि ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग किया जाता था इसमें। 20वां प्रश्न है बंगाली भाषा किस भाषा से निकली है? तो संस्कृत से। 21वां प्रश्न है आधुनिक बंगाली भाषा के विकास में किन किन भाषाओं का योगदान है? संस्कृत, फारसी, यूरोपीय भाषा और जनजातीय भाषा। 22वां प्रश्न है मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्य रचना है? बंगाल से। असल में संस्कृत महाकाव्य का बंगाली में अनुवाद करना ही मंगल काव्य कहलाता था। 23वां प्रश्न है बंगाल की पीर की श्रेणी में कौन लोग शामिल थे? संत, सूफी, हिंदू देवी देवता, बौद्ध देवी देवता, जीवात्माएं आदि। 24वां प्रश्न है दोचाला तथा चौचाला स्थापत्य कला कौन सी क्षेत्र की है? बंगाल की। दोचाला मत का अर्थ है 2 छत वाली और चौचाला का अर्थ है 4 छत वाली। 25वां प्रश्न है बंगालियों के भोजन में क्या क्या शामिल था? मछली और चावल, लेकिन ब्राह्मणों को केवल कुछ खास किस्म की मछली खानी होती थी, नहीं तो उन पर प्रतिबंध था मछली खाने पर। 26वां प्रश्न है 13वीं सदी में संस्कृत में रचित बंगाल के वृद्ध धर्म पुराण में ब्राह्मणों के बारे में क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति का उल्लेख इसमें लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है 1586 में अकबर ने बंगाल को जीतकर क्या बना दिया? सूबा। 28वां प्रश्न है 14वीं सदी में लिखे संस्कृत ग्रंथ लीला तिलकम किस विषय से संबंधित था? व्याकरण तथा काव्यशास्त्र से। 29वां प्रश्न है 7वीं शताब्दी में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? ह्यून-सांग। 30वां प्रश्न है मुगलों के अधीन बंगाल की राजधानी कहाँ थी? ढाका में। और इसी के साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। अब हम 10वें पाठ के MCQs करेंगे जिसका नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। पहला प्रश्न है अंतिम मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 में। किस किस के बीच में? मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इससे पहले पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में और दूसरी 1556 में हुई। तीसरा प्रश्न है 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने कौन से शहर पर आक्रमण करके लूटा? दिल्ली पर। और उस समय शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। चौथा प्रश्न है नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगान शासक ने उत्तर भारत पर 5 बार आक्रमण करके लूटपाट मचाई? अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच में। अगला है 5वां प्रश्न मुगल साम्राज्य के बाद बने 3 प्रमुख राज्य व उनके संस्थापक कौन कौन से थे? तो 3 राज्य हैदराबाद, बंगाल और अवध बने थे। हैदराबाद का संस्थापक था निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां, जिसने 1722 में बनाया हैदराबाद। और बंगाल का था मुर्शिद कुली खां और अवध का बुरहान उल मुल्क सादत खां।
और ये जो था 1722 में इसको अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। बाद में इसने अवध की स्थापना की। अगला प्रश्न है, हैदराबाद, बंगाल व अवध के संस्थापकों ने राजस्व वसूलने के लिए कौन सी व्यवस्था अपनाई? इजारेदारी, यानी ये इसमें किसान से सीधा कर वसूलते थे, बीच में और कोई नहीं होता था। 7वां प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में सिख नेता बंदा बहादुर ने कहाँ प्रशासन की स्थापना की? सतलज व यमुना के बीच के क्षेत्र में। 8वां प्रश्न है, 7-7 हजार जात का दर्जा किस किस को मिला हुआ था? आसफ जहां और मुर्शिद कुली खां को, जबकि सादत खां को 6000 जात का दर्जा मिला हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, जोधपुर के राजा अजीत सिंह तथा अंबर के सवाई राजा जयसिंह को कहाँ कहाँ की सूबेदारी मिली? गुजरात तथा मालवा की। प्रश्न 10, सवाई राजा जयसिंह ने नई राजधानी कहाँ स्थापित की? जयपुर में। 11वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया? अलीवर्दी खां के शासनकाल में। 12वां प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? 1699 में। प्रश्न 13, 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बनाया तथा उसे मृत्युदंड कब दिया गया? 1716 में। 14वां प्रश्न है, सिखों की जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना क्या कहलाती थी? दल खालसा। ये मिसल जो है वो योद्धाओं का समूह होता था। 15वां प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह ने सिख समूह को इकट्ठा करके अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में। और कब बनाई? 1799 में। 16वां प्रश्न है, सिख राखी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उसकी उपज का कितने प्रतिशत कर लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान करते थे? 20%। या अगर ये पूछा जाए कि सिख राखी व्यवस्था किसने चलाई, तो सिखों ने। 17वां प्रश्न है, मराठा राज्य की स्थापना किसने की? शिवाजी ने। और शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने शासनकाल में पेशवा के रूप में सेवाएं दी। अगला प्रश्न है, मराठे कौन कौन से कर वसूलते थे? चौथ और सरदेशमुखी। अगला प्रश्न है, किसके राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य बना? सूरजमल, जो कि जाटों के नेता थे। 20वां प्रश्न है, मराठों के प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? पेशवा। 21वां प्रश्न है, जाटों ने 17वीं 18वीं शताब्दी में किसके नेतृत्व में सत्ता सुदृढ़ की? नेता चूड़ामन के नेतृत्व में। 22वां प्रश्न है, औरंगजेब ने कहाँ एक लंबी लड़ाई लड़ी? दक्कन में। 23वां प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली अंग कौन कौन से थे? उमरा तथा जागीरदार। अगला प्रश्न है, सादत के पास कौन कौन से पद थे? सूबेदारी, फौजदारी और दीवानी। 25वां और अंतिम प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु। इसी के साथ हमारे अतीत भाग 2 थी, उसके पाठ 6 से 10 तक के छोटे प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। थैंक यू।